सो विमेन फॉर विमेन में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप ये बताइए कि 16 साल की उम्र में इट वाज टू अर्ली, उस टाइम सेवा का भाव कैसे जागा? मैं एक इंसिडेंट कहना चाहिए अगर मैं पिन पॉइंट करूँ तो पुराने लखनऊ में हमारे कुछ रिश्तेदार थे, तो हम लोग मिलने गए और वहाँ पतली गलियाँ हैं हाँ। लखनऊ के, पुराने लखनऊ में। और लौट रहे थे तो एक अंधेरी गली में एक मदर जो है अपने बच्चे को बहुत मार रही थी और वो रो रहा था कि मुझे काम पे नहीं जाना है। और मैंने ना उसकी शक्ल देखी ना उसकी मदर की शक्ल देखी क्योंकि इतना अंधेरा था, पर वो उसके रोने की जो आवाज़ थी ना, और हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे और जाने लगे तो मेरे तो आंसू बह रहे और मेरे पापा मुझे इतना गुस्सा कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आया कि ये क्यों रो रही है। क्योंकि हमारे घर में सब प्रोफेशनल, सब वकील और उस तरीके की फैमिली। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बच्चों को काम पे क्यों जाना होता है, तो ये सर ऐसा नहीं है कुछ। उन्होंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करी, पर उस दिन मुझे एक बात ये समझ में आ गई थी कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो समस्याओं पे चर्चा करते हैं और एक जो जूझते हैं। जो कुछ करते हैं। और ये तय हो गया था कि कुछ करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो 16 साल की उम्र में बिल्कुल स्पष्ट नहीं था। पर ये ज़रूर था कि जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए जो सिर्फ अपने घर परिवार के दायरे से बाहर भी होना चाहिए। सो आपने बताया कि आप रेलवे स्टेशन पे बच्चों को पढ़ा रही थी, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स दिखे आपको मेन रेलवे स्टेशन पे? रेलवे स्टेशन ना, रेलवे एक ऐसी स्थान है जहाँ मुझे नहीं लगता भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो रेलवे स्टेशन नहीं गया है या जिसने रेलवे स्टेशन पे कोई ऐसे ना लिखा हो। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ। पर जैसे जंगल होता है ना, आप जंगल को दूर से देखते हैं तो आपको शांत दिखता है, और वैसे पर जब आप सोचिए तो उसके अंदर इतना सारा जानवर का इतना सारा एक्टिविटी हो रहा होता है। ऐसे ही जब आप करीब से रेलवे स्टेशन हमने देखा तो वो ट्रेन और पैसेंजर और रेलवे एम्प्लॉयज़ के अलावा वहाँ एक बच्चों की अलग दुनिया है, जिसमें कोई बोतल बीन रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई गाने बजाने का काम कर रहा है, कोई छोटी मोटी चोरी कर रहा है। और हर बच्चे की एक अलग कहानी है। तो हम लोग पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चे पढ़ने आते थे। धीरे धीरे हम लोग ने ये समझा कि जिन बच्चों को लोग लावारिस कह रहे हैं, इनमें ये बच्चे ज़्यादातर बचपन में किसी कारण घर छोड़कर निकल आए और फिर ये कभी वापस नहीं जा पाए। तो और किसी ने मतलब क्योंकि उनको ये किसी के साथ वो रह रहे थे तो हर जना ये सोचता था ये इनके साथ हैं। तो हम लोग ने जब करीब से देखा तो हमने एक स्टडी किया तो ये समझ में आया कि हर दिन लखनऊ रेलवे स्टेशन पे 8 से 10 नया बच्चा आता है। तो अगर आप कैलकुलेट करें कि 8 से 10 अगर नया बच्चा हर दिन आ रहा है तो महीने में कितना बच्चा आ रहा है और साल में कितना आ रहा है। और वो कहीं ना कहीं या तो बाल तस्करी है या बाल श्रम है या किसी ना किसी ऐसे काम में लिप्त हो जाते थे, या फिर जो बड़े लड़के वहाँ रहते थे वो उनको अपने संरक्षण में ले लेते थे और उनको फिर शुरू में खाना पीना खिलाकर और फिर धीरे धीरे वो उस लाइन पर आ जाते थे। लड़कों की और लड़कियों की दोनों की ट्रैजेक्टरी अलग है। लड़कों की जो ट्रैजेक्टरी है वो आएंगे अकेले, छोटी मोटी काम करेंगे, दोस्ती करेंगे, फिर जुआ खेलेंगे, नशा करेंगे, फिर छोटा मोटा अपराध करेंगे और फिर या तो जेल में जाएंगे या बड़े गैंग में जाएंगे। दो ही रास्ते हैं, वहाँ से वापसी नहीं है। लड़कियों की ट्रैजेक्टरी अलग है, वो हमेशा किसी के साथ आएंगी, किसी के बहकावे में आएंगे, निकल कर आएंगे। और 12 के उम्र के बाद आपको लड़कियां रेलवे स्टेशन पे या सड़क पे ही नहीं दिखती हैं,
तो या तो उनकी शादी हो गई या कहीं जो है तस्करी हो गई या कुछ भी इस तरीके के, मतलब मेरे ही आँखों देखी जाते जाते गुड़िया कहाँ है, दीदी जी उसकी शादी हो गई। शादी हो गई मतलब 12 साल की लड़की, तो शादी नहीं हो गई। शादी का क्या मतलब है, बिल्कुल ही अलग मतलब है। आज वो कहाँ है, अब तो 13-14 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट हैं, डिलीवरीज हो रही हैं। सो रही नहीं दीदी आज, अब वो नहीं रही। सो ये मैंने पहले 2 साल में मैंने ये सब देखा। लड़कों के साथ भी अलग अलग इंस्टेंसेस, पर कोई, हर जने को बच्चे दिख रहे हैं पर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। तब ये जो पूरी सोच आई कि अगर पहला दिन जो ये बच्चा बाहर आया, पहला हफ्ता, पहले 10 दिन, अगर तभी उसको स्टेशन से या सड़क से हटा दिया जाए तो ये नौबत नहीं आएगी। तो एक अर्ली इंटरवेंशन की स्ट्रैटेजी हम लोग ने अडॉप्ट करी, जो शुरू में किसी को समझ नहीं आई और लोग हंसते थे कि क्योंकि मेरी उम्र भी बहुत कम थी, 24-25 साल के थे, तो आपने अभी दुनिया नहीं देखी है, ऐसा नहीं होता है, ये तो हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। तो ये भी सब बहुत सारी बातें सुनी। पर फिर हम लोग ने पुलिस के साथ, रेलवे ऑफिशियल्स के साथ बात करी, उनको हमने डेटा दिखाया कि ये 8-10 नए बच्चे आते हैं और हमें इनको पहचानना है और इनको हमें गलत हाथों में जाने से रोकना है और इनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ना शुरू करते हैं। तब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हम इतने सारे बच्चों को उनके माता पिता से मिलवा सकते हैं, और हज़ारों बच्चे जो माँ बाप के डर के कारण वापस नहीं गए, फिर गलत हाथों में चले गए, कभी वापस नहीं जा पाए। उसमें से निकल के जो नए बच्चे आने लगे, उसमें वो बच्चे धीरे धीरे घर वापस जाना शुरू किया उन्होंने, और हमने भी सीखा, क्योंकि हमें भी मतलब कोई सिखाने वाला नहीं था। तो हमें ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से लर्न हुई कि ये बच्चा घर वापस जा सकता है। एक बच्चा मैं आपको बताऊं, ये चारबाग के एक ढाबे पे काम करता था, और उस हमारा सेंटर था रेलवे स्टेशन के बगल में, हमारा एक ड्रॉप इन शेल्टर था जहाँ बच्चे दिन में आते थे, उनको हम लोग पढ़ाते और ये सारी चीज़ें करते थे, और एक टाइम का मील होता था। और बातचीत करते करते उसको लगा कि ये दीदी भैया लोग जो है हमें शायद घर वापस भेज दें। वो शायद पिछले 4 से 5 साल से वो वहीं ढाबे पे काम कर रहा था। तो उसने धीरे धीरे कुछ कहा कि मेरे घर ना जम्मू में है। अब जम्मू में है तो हमारे यहाँ से हम लोग ने पुलिस के नेटवर्क से ही हम लोग सारी पहले इंक्वायरी करते थे, और हम उसको जम्मू तक लेके गए। और उसने कहा कि मेरे फादर नहीं है, जहाँ पे उसने यही स्टोरी बताई कि मेरे फादर नहीं है और मेरे मदर हैं, कुछ इस तरीके की स्टोरी बताई। जब हम लोग जम्मू उसको लेकर पहुँचे, तब उसने ये बताया कि उसके फादर एक्चुअली पुलिस में कांस्टेबल थे। उस दिन वो स्कूल नहीं गया था, और मदर ने उसको डांट दिया था कि पापा आएंगे तो बताएंगे। इतनी सी बात पे वो बच्चा ट्रेन में चढ़कर लखनऊ पहुंच गया था, और वो पैसे जोड़ता रहा घर वापस जाने के लिए, और मालिक ने उसको पैसे नहीं दिए, तो वो इतने साल तक घर ही नहीं वापस जा पाया था। जब वो जम्मू पहुंच गया थाने पे, तब उसने असली बात बताई, और तब उसके माता पिता, आप ये सोचिए कि 4-5 साल में अगर किसी का बच्चा उसको वापस मिल जाए तो आप बच्चों में कौन सी ताकत देखती है? बिकॉज सारे बच्चे आपने बताया जैसे कि अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग माहौल से आते हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। मैंने सड़क पे किसी बच्चे को रोते नहीं देखा, मैंने उनको हिम्मत हारते नहीं देखा जो है। तो कई बार जब लोग पूछते हैं ना आपकी चुनौती, हम कहते हैं जब तक वो नंगे पैर चल रहा है हम क्या अपनी चुनौती बताएं। या ये है इमोशनल। एक्चुअली जब भी हम लोग इसको अपने अंदर एम्बेडेड इतनी सारी कहानियाँ यहाँ हैं कि आप बात करते हैं तो दिल को तो
सो जैसे कि आपका मोटिव मुझे समझ में आया कि आप समाज बच्चों को दया से नहीं, सम्मान और संवेदनशीलता से कैसे देखे, तो इसके टुवर्ड्स आप क्या काम कर रहे हैं आपकी संस्था? तो देखिए, ये समझ पैदा करना कि हर बच्चा अलग है एंड चिल्ड्रन आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, वस्तु नहीं है। हम जब बच्चों को उसके बारे में सोचते हैं कि, और कई बार नीतियों में भी इसी तरीके की बात होती है कि इनको यहाँ रख दीजिए, इनको ये कर दीजिए, तो बात करना ज़रूरी है क्योंकि उसका अपना दिमाग है। जो बच्चा छोटी बात पे घर से निकल के आता है या निर्णय लेता है कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ या मैं वापस जाना चाहता हूँ, उसका अपना एक सोच है, समझ है। उसको सही मार्गदर्शन मिलना, ये जब तक हम उसको एक वस्तु के तरीके से सोचेंगे और एक एजेंसी के तरीके से नहीं देखेंगे, तब तक हम ये नहीं कर पाएंगे। दूसरा, एक और बच्चों की एक बहुत बड़ी सर्वाइवल के अलावा जो परसेप्टिवनेस है ना, उनके अंदर एक जो समझ है। एक मुझे गोविंद नाम का एक लड़का है जो अक्सर याद आता है। वो उसकी शायद स्टेप मदर थी या उसकी अपनी मदर थी, ध्यान नहीं है मुझे, पर बहुत मारती थी और डांटती थी और हर बार वो घर भाग के चला आता था। हर बार हम लोग उसको घर वापस भेजते थे, वो हर बार आ जाता था। एक दिन और बातें करने का उसको बहुत वो था, तो और आप 8-9 साल का रहा होगा और मेरे सामने उसने बैठा, बोला कि दीदी जी, हमने कहा बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही होंगी और तुम ऐसे आ जाते हो तो वो रो रही होगी और वो दुखी होगी। कह रहा है नहीं दीदी जी, जो प्यार करता है उसके चेहरे पे सुख दिखाई देता है और जो प्यार नहीं करता है तो उसके चेहरे पे, तो कहीं ना कहीं ये जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम बच्चे के साथ कैसे भी बात कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उसके सामने हम कुछ भी बात कर सकते हैं, पर बच्चे आपका भाव समझते हैं। तो वो जो भाव है ना, वो कहीं ना कहीं दे सी थ्रू यू। तो ये जो ट्रस्ट हम लोग ने भी इतने सालों में बच्चों के साथ डेवलप करी, बिकॉज दे कुड सी थ्रू अस, कि हम मतलब जो चीज़ें वो 4-5 साल में उनको लगा कि हाँ यहाँ हम बता सकते हैं, तो वो जैसे कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो भगवान की ताकत नहीं पर जो समझ है ना दूसरे व्यक्ति को समझने की, वो बच्चों में कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। सो जैसे आपने सही बताया कि बच्चे हर्ट होके घर से भाग जाते हैं, तो कोई ऐसा तरीका, एक तो आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो बच्चे भाग के आए उनको कैसे घर पहुंचाएं, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि माता पिता को ही एजुकेट करें कि वो सिचुएशन ही नहीं आने देना है, क्योंकि वो ट्रस्ट बच्चे में होना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, गलत काम किया, मैं घर जाऊंगा और माँ बाप समझेंगे। तो वो कैसे किया जा सकता है? बहुत बड़ा काम है एक्चुअली, क्योंकि जिस तरीके की हमारी पॉपुलेशन है और डाइवर्सिटी है, पेरेंट ये है कि सोच पैदा करना कि पेरेंटिंग, माता पिता बच्चे को जन्म देना और माता पिता होना, ये दोनों चीज़ों पे चर्चा होना और इसकी शिक्षा देना बहुत आवश्यक है कि बच्चे के जन्म होते ही आपको उसको किस तरीके से खान पान, मतलब भोजन, और उसको सस्टेनेंस के लिए तो भले ही आप वो है, बट उसका जो इमोशनल और सोशल अपब्रिंगिंग है, उसके लिए हम किस तरीके से पेरेंट्स के साथ काम करें। पेरेंटिंग एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट काम हो गया है, इसको हम हर घर तक कैसे पहुंचाएं, उसका तंत्र अभी तक तो विकसित नहीं है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ बच्चों को ही बता रहे हैं। पर मुझे एक बहुत बड़ा एवेन्यू युवाओं में दिखता है कि अभी अगर हम पेरेंट्स को ना टारगेट करके अगर हम युवाओं को टारगेट करते हैं, जो कि फ्यूचर पेरेंट्स हैं, जो ऑलरेडी कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं,
अगर उनके साथ हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो आगे आने वाली जनरेशन्स में, क्योंकि यही भावी पेरेंट्स हैं, तो अगर उनको हम उनसे ये चर्चा करें कि पेरेंटिंग का मतलब क्या है, गाइडेंस का मतलब क्या है। सो अगर आपको एक पेरेंटिंग गोल्डन रूल देना हो तो क्या होगा? मुश्किल है। नहीं, मुझे नहीं लगता, आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है। पेरेंट्स को अपने रोल की बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि उनका काम बच्चे को डिफाइन करना नहीं है, उसको एक तरीके का कहना चाहिए, जैसे मतलब मैं इसको, क्योंकि मेरा जो जर्नी रहा अर्चिता जी, वो थोड़ा स्पिरिचुअल भी साथ में रहा, तो एज सोल्स अगर हम देखें तो हमारा जिम्मेदारी क्या है, दैट वी हैव, हमें एक जिम्मेदारी मिलती है एज अ पेरेंट टू प्रोटेक्ट एंड गाइड, ना कि क्रिएट। पेरेंट्स को लगता है वो क्रिएटर है, आप क्रिएटर नहीं हो, आप अपने बच्चे की लाइफ को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आपका वो उसकी जो सोल जर्नी है उसमें आपको एक सपोर्टिव रोल प्ले करना है और उसको दिशा देनी है। उसके लिए मतलब ये जो रोल की अंडरस्टैंडिंग है ना, कि आपको हर वक्त उसको मतलब आप सपोर्टिव रोल में, आपका फैसिलिटेटिव रोल है, ना कि क्रिएशन का रोल है, ना कि कंट्रोल का रोल है। तो कहीं ना कहीं वो जो कंट्रोल है ना, वो जब छूटता है तो जैसे बीज है ना, आप कोई भी बीज डालेंगे, आपने आम का डाला, आपने पेड़ लगाया, आपने किसी फूल का, तो वो अपने आप निकलेगा। तो आपको ये ट्रस्ट करना है कि ये जो व्यक्ति दुनिया में आया है, इसका अपना ऑलरेडी एक रोल डिफाइंड है इस पूरे लार्जर ऑर्डर में, और हमारा उसके लिए एक रोल डिफाइंड है। तो हम उसको ओवर प्ले करते हैं, हमें लगता है कि ये हम डेस्टिनी चेंज कर देंगे, हम कंट्रोल कर लेंगे, तो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। बच्चे हमारे नहीं है। हमसे आए हैं पर हमारे नहीं है। आई थिंक जब ये रोल क्लैरिटी हो जाती है ना, तो पेरेंटिंग जो है वो एक एंजॉयबल प्रोसेस होती है, और आप सही गाइडेंस, तो योर टास्क इज टू शो द लाइट। चलना तो उसको खुद ही पड़ेगा। तो आप लाइट, यू हैव टू जस्ट शो द लाइट, एंड पाथ वो अपने आप चूज कर लेगा। तो दैट क्लैरिटी हैज़ टू बी देयर। आपको लगता है कि आजकल पढ़ाई इम्पोर्टेंट है लेकिन लाइफ स्किल बहुत ज़रूरी है? आपको लगता है? मुझे लगता है ये तो प्रश्न ही नहीं बचा है। बहुत हम देख रहे हैं कि शिक्षा ने किस तरीके का एक मटीरियलिस्टिक और सेल्फिश वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है। तो उसको रीडिफाइन करना, उसको दोबारा से परिभाषित करना कि हम यहाँ की जितनी चीज़ें हैं वो हमारी नहीं, हमारे लिए हैं, और हमारा उसमें क्या भागीदारी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लाइफ स्किल्स जो हैं, जहाँ रिश्ते, जहाँ अपनी खुद की समझ, रिश्तों की समझ, और फिर आपकी जो मटेरियल जो उपलब्धियां हैं। तो अभी क्या हो गया है कि मटेरियल उपलब्धियां ही सारी चीज़ों को डिफाइन कर रही हैं। आपकी पोस्ट है, आपके मार्क्स हैं, पर आपके रिश्ते और आपकी खुद की समझ, तो ये जीवन कौशल अगर हम, तो समाज में एक बिखराव आ जाएगा। और समाज का वो बिखराव जो है, आपके पास कितना भी बड़ा गाड़ी, घर, कुछ भी हो, अगर आप जैसा कि कहा ही जा रहा है कि लोनलीनेस इज़ द न्यू एपिडेमिक, और कितना सारा लोग अकेले रह रहे हैं,
वी हैव टू यू नो, एक पूरा अलग ही समाज डेवलप हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जो लाइफ स्किल्स हैं और जीवन की सही समझ है, जो पहले जो हमारा सामाजिक जो फैब्रिक था जॉइंट फैमिली सिस्टम्स का, उसमें ऑटो मोड में आती थी। अब जैसे जैसे वो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो हमें इसको कॉन्शियसली करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने ऑटो मोड में सीखी वो हमें अब अपने बच्चों को सिखानी पड़ेंगी कि ये समाज में रिश्ते और सामाजिक प्राणी बन के रहना आवश्यक है। सो आई रिमेम्बर लाइक हम लोग को कभी शेयरिंग केयरिंग नहीं सिखाया जाता था, क्योंकि वो तो ऑप्शनल था ही नहीं था। जब मेरी डॉटर छोटी थी तो स्कूल में पहला शेयरिंग इज केयरिंग सिखा रहे थे। लाइक कि हमें तो सिखाया नहीं गया कभी, पर वो अपने आप से ही आया, क्योंकि घर में ऐसा नहीं होता था कि खुद भी है, अपने भाई बहन है, कजन्स है, तो बिल्कुल वो कजन वाला भी फंडा पहले नहीं होता था। पहले ये ब्रदर सिस्टर ही होते थे। जी तो जी, कजिन शब्द तो हम लोग ने अभी स्कूल में सुना पहली बार, और काफ़ी मतलब हम लोग भी ये शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने, कि क्योंकि जो भाई है वो भाई है और जो बहन है वो बहन है, उसमें सगा और कजिन। सो हम एम्पैथी, वैल्यूज़ और इमोशनल स्ट्रेंथ को कैसे वापस ला सकते हैं अभी, क्योंकि हमारा एजुकेशनल सिस्टम में तो कहीं एग्जिस्ट करता नहीं है ये सब। नहीं, वैसे देखिए गवर्नमेंट के भी बहुत अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और सब चीज़ में इस पे काफ़ी एम्फेसिस है, और CBSE के तो करिकुलम में आ गया है। हायर एजुकेशन में भी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के माध्यम से इसको लाया जा रहा है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा वो है, मंच है जहाँ से हम इन चीज़ों पे चर्चा कर सकते हैं और इनको व्यवहारिक रूप से कैसे हम बच्चों के मन में डाल सकते हैं, उसकी भी गतिविधियाँ बहुत सारी हैं कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी जहाँ ये फीलिंग्स उनको कंपैशन, एम्पैथी इन एक्शन करने का मौका मिले कि व्हाट इज़ एम्पैथी। तो इस पे बहुत सारा करिकुलम, बहुत सारी चीज़ें, ट्रेनिंग सब डिज़ाइन हो रही हैं, और एज पेरेंट्स हमें कॉन्शियस पेरेंटिंग पे ध्यान देना है कि हम एम्पैथेटिक बना रहे हैं, हम उनको दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों की परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये एक एजुकेशन सिस्टम के दायरे में और परिवार में कॉन्शियस पेरेंटिंग के थ्रू हमको इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो आप इतना ज़्यादा दर्द देखते हैं जब ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं, इतना संघर्ष देखकर खुद को इमोशनली ग्राउंडेड कैसे रखते हैं? नहीं, ये तो देखिए एक वो रूमी की कहावत है ना, लाइट एंटर्स वेयर द वुंड इज। तो जब तक आप दर्द नहीं देखेंगे तब तक रोशनी नहीं आती है ना। तो मेरे जीवन में ये रहा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा मेडिटेशन, आई एम अ प्राणिक हीलर, रेकी चैनल, सहज समाधि और बहुत इस तरीके के स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के साथ जो है मैंने जिसको कहते हैं ना गीता को पढ़ा और जिया, कि आप अटैच नहीं हुए, है ना। आप फल के साथ जो आप कर्म कर रहे हैं उसके फल से नहीं अटैच होइए, अकर्मा बनिए। ये बचपन से भी कुछ हम लोग को चीज़ें सिखाई गई। दूसरा, मैं डूअर नहीं हूँ, करने वाला कोई और है, मैं माध्यम हूँ। तो कहीं ना कहीं देखिए किसी की दुख देख के आपको दर्द तो होगा, पर अगर कर्ता भाव नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा कि मैं कर रही हूँ, तो तभी आप अपने आप को डिटैच भी कर सकते हैं, और वहीं आप अपना बैलेंस भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसके लिए आप कर रहे हैं वो हमेशा उस बात को समझे। करेक्ट। और कई बार आपको असफलता भी मिलती है, कई बार तो हमें अपेक्षा नहीं है। तो ये
करते करते बहुत सारा सेल्फ रिफ्लेक्शन, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी कि बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जिसमें मुझे इस चीज़ को जीने का, क्योंकि हम लोग 2 शेल्टर्स रन कर रहे थे और जिसमें जो बच्चे घर वापस नहीं जा पाए वो उन्होंने पूरी पढ़ाई लिखाई हर तरीके से वो 20 साल हमारे साथ ही रहे, जिसमें सब काफ़ी बच्चे बहुत अच्छे वेल सेटल्ड हैं, बड़े पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जिनके कोई भी नहीं था। तो अब मुझे मतलब, और मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, पर हमारे जैसे लोग किस तरीके से अपना इमोशनल बैलेंस मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमें उनसे अपेक्षा नहीं है। तो अगर आपकी अपेक्षाएं करने के बाद वो नहीं होती हैं तो आप एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सामाजिक कार्य और अध्यात्म का ये अध्ययन मतलब करने की चीज़ है, ये आपस में मिली हुई चीज़ है। इसीलिए शायद स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा कि आप सेवा जो है, भक्ति और सेवा जो है, तो सेवा का जो मार्ग है वो आपको ईश्वर के करीब लेकर ही जाएगा। और ईश्वर के करीब जाने का मतलब क्या है? भजन करना नहीं है, ये अंदर में ये शांति महसूस करना है कि वो करा रहा है मुझसे। और मैंने ऐसे ऐसे चैलेंजेस के टाइम, कहना चाहिए ना कि चमत्कार देखे कि मुझे लगता है कि उसी ने भेजा है। अगर ये हो रहा है तो मतलब कभी भी ये नहीं रहा कि ये मैंने किया। मुझे धीरे धीरे मुझे ये बिल्कुल क्लियर था कि ये हो रहा है, ये मैं कर नहीं रही हूँ। तो ये एक इमोशनल बैलेंस के लिए मेडिटेशन करना, अच्छी लोगों को सुनना और गीता के ज्ञान को जीवन में लागू करना। पढ़ते तो बहुत लोग हैं पर जीवन में उतारना थोड़ा मुश्किल काम। और ये निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, आज भी मेरे साथ चल रही है। ऐसा नहीं है कि आप इसको अटेन कर लेंगे। तो आपको रिमाइंडर और सेल्फ रिफ्लेक्शन, बार बार खुद आत्मचिंतन करना पड़ता है कि हमारे मन में कभी भी अहंकार ना आए, हमारे मन में जो लोअर इमोशंस है ना वो नहीं आए। तो इमोशनल बैलेंस है। पर ऐसे भी दिन आते हैं और आए जीवन में जब आप एक तरीके से इमोशनली बहुत ज़्यादा गिव अप करने का वो होता है, पर यही चीज़ आपको वापस भी लेकर आती है। सो आपकी एहसास, जो आपकी संस्था है, एहसास और समाज के लिए आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? एहसास के लिए मेरा कोई सपना नहीं है क्योंकि संस्था चलाना कभी भी उद्देश्य नहीं था जीवन का। संस्था जो है वो सरकार की और समाज की आवश्यकता थी, काम करने का उद्देश्य था। क्योंकि हम जिस तरीके का काम कर रहे थे उसको गैर संस्थागत तरीके से नहीं किया जा सकता था। तो एहसास के लिए कोई सपना नहीं है, पर काम करने का और निरंतर समाज में जो है लोगों को जोड़ने का। क्योंकि ईश्वर की कृपा से हम लोग जिस परिवार में हमने जन्म लिया, हमें एक प्रिविलेज मिले। और क्योंकि मेरे काम की वजह से मैंने एक बिल्कुल अलग दुनिया देखी, तो एक ये उद्देश्य मुझे हमेशा से ये लगता था कि ये जो खाई है ना, इसको हमें ब्रिज करना है। तभी हम ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे जहाँ एम्पैथी है, जहाँ करुणा है। क्योंकि जब वरना संशय है, ये लोग ऐसे होते हैं, तो हम लोग और ये लोग जब तक है तब तक तो हम कैसा ये खाई नहीं भर सकती है। तो बहुत सारे इस तरीके के काम, तो एहसास ने हमेशा इस तरीके से, हमने फ्रेंड्स फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन क्रिएट किए, हमने गवर्नमेंट फंडिंग नहीं के साथ और बहुत सारे डोनर्स के साथ काम नहीं किया कि लोग जुड़ेंगे, जबकि ये आसान होता हमारे लिए। पर हमको ये लगा कि जो आम आदमी समाज का है वो कैसे आके देखे, वो कैसे लोगों की समस्या को
समझे। तो हमेशा से जो भी हमारे काम रहे उसमें लोगों का एक भागीदारी रही कि आप एक ऐसी जगह है जहां आप आकर देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो एक ट्रांसपेरेंसी हमने मेंटेन करी, क्योंकि ये खाई को पाटना बहुत ज़रूरी है जो धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही है। तो एक तो ये है, और अभी जैसे हम लोग एक जन रसोई प्रभु कृपा जन रसोई कम्युनिटी किचन रन कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, जहाँ पे लोग सेवा करने आते हैं। कोई कुछ हमारे शहर में जो हमारी सड़कें बनाते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो लेबर हैं बाहर से आते हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी क्यों नहीं है? तो हम काम तो वो हमारे लिए काम तो हमारे लिए, पर हम उससे हमारी कोई सरोकार नहीं है। तो ये छोटे छोटे सामाजिक सरोकार हैं जिससे लोगों को, जब लोग लोगों से जुड़ेंगे तो वो खाई कम होगी। तो बहुत बड़ा देखिए कोई लक्ष्य उद्देश्य कभी भी नहीं रखा। जो आपके सामने व्यक्ति है जिसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, और ईश्वर ने आपको अगर इतना सक्षम किया है या वो विचार भी दिया है कि आप लोगों को जोड़ सकें, वही उद्देश्य है कि हमें ये काम निरंतर करते रहना है, और इसमें एहसास अपने आप बढ़ जाएगा। सो आपका जो एहसास है, तो आपने जैसे बताया कि गवर्नमेंट से फंडिंग आप नहीं लेते हो, तो आपका पैसा कहाँ से आता है? डोनेशंस ओनली, कम्युनिटी पीपल। ओके। हाँ, एंड उतना ही काम किया। अच्छा। ये भी है, देखिए हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम कई जगह जाके काम कर, जितना मैंने ये भी देखा एक्चुअली, जब मैंने काम शुरू किया ना, तो मैं दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा सब जगह जाके मैंने ऑर्गेनाइजेशंस देखी, और मैंने देखा कि जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उतना ज़्यादा वो अपने पर्पस से डाइग्रेस कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि उनके लिए संस्था चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई। तो मैंने हमेशा से ये तय किया था कि हम संस्था को छोटा रखेंगे, और जितना हम, तो हमारी बहुत लोकल ऑर्गेनाइजेशन है कि हम जितना कम अपना दायरा रखेंगे और सेल्फ सस्टेनेबल बनेंगे, हम खुद को सस्टेन कर पाएँ। हम सरकार नहीं है, करेक्ट। जब ना हम कॉरपोरेट हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेरी अपनी समझ है कि जब हम बड़े उस तरीके से होते हैं तो आपके लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और उसी के लिए फिर आप कई और तरीके से आप वो करते हैं। तो समाज में रहकर हमारी जो आसपास की समस्याएं हम देखते हैं, और उसके लिए जो हमारी जिम्मेदारी, हमें तो नीड बेस्ड है, एजेंडा बेस्ड नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से है। जब रेलवे स्टेशन पे थे वहाँ वो ज़रूरत थी, आज नहीं है हमारी वहाँ ज़रूरत। आज ऑटो मोड पे सरकार उसको चला रही है, बहुत सारे स्टेशंस पे चला रही है, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने ऑफिस में कई बार ये बात कही कि हमारी सक्सेस तब है जब हमारी किसी जगह पे ज़रूरत ही ना रहे। करेक्ट। और आप फिर दूसरा चीज़ उठा सकते हैं। तो हम लोग ने हंगर के इशू को टेकअप किया, और कम्युनिटी किचन, क्योंकि वो एक इशू दिखा कि वाकई मतलब जो फ्लाईओवर के नीचे है, जो रिक्शे वाला है, जो दिहाड़ी मजदूर है, वो दिन में एक पूरा मील भी नहीं उसको मिलता। मैं एक दिन एक रात में हम अपने बेटे को लेके कहीं गए थे, तो उसी वक्त मैंने एक नाइट आउटरीच भी हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे रिक्शे वाला खाना बना रहा था, और लकड़ी के चिमटे से वो मोटी मोटी रोटी जो है वो सेक रहा था, तो चिमटा भी जलता चला जा रहा था और रोटी भी जल रही थी। तब उस दिन मुझे ये लगा कि ये एक बहुत, मतलब अगर इसको एक कंप्लीट मील भी, जो आदमी दिन भर मेहनत का काम करता है, वो न्यूट्रिशन के नाम, क्योंकि वो तो गांव से आ रहा है, उसके पास तो ना यहाँ रसोई है ना खाना है, तो अगर उसको दाल रोटी चावल सब्जी एक कंप्लीट मील भी दिन भर में एक बार भी नहीं मिलता, तो वो आगे चल के तो वो फिर या तो नशा करता है या बीमारी। तो ये समस्या दिखाई हुई। तो एहसास में हमेशा हमने नीड बेस्ड काम किया, और
समाज को जोड़ के काम किया और कभी भी हमको एहसास को बड़ा करना ऑब्जेक्टिव नहीं रहा। तो अभी आपने बताया ये जो रसोई आप चलाते हैं तो कहाँ से चलाते हैं ये तो लगता ये लखनऊ गोमती नगर विराट खंड में हमारी प्रभु कृपा जन रसोई है, जिसमें लगभग 300 लोगों का 400 लोगों का खाना रोज़ पूरा भोजन तैयार होता है। और डिग्निटी के साथ उनसे भी एक सहयोग राशि ली जाती है 10 रुपये, अच्छा। फ्री नहीं, क्योंकि सब वर्किंग है। और बैठकर उनको एक खाने का ये बिल्कुल नो डिस्पोजेबल के साथ खाने का एक शांत माहौल में डिग्निटी के साथ वो खा सकें, उस तरीके की रसोई है जिसमें लोगों के ही पूरा योगदान से चल रही है, जिसमें जो लोग खा रहे हैं उनका भी योगदान है 10 रुपये का। तो अगर 60 रुपये का मील है तो जो हमारी लागत आती है तो 10 रुपये उनकी तरफ से है और 50 रुपये जो है ये शहर के लोग, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको आपने जैसे कहा ना कि हर जना करना चाहता है पर कहाँ करे, तो वो एक मंच है कि कोई राशन देता है, कोई मंथली डोनेशन देता है, कोई अपने स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट करता है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है। कई बार हमारे यहाँ तो अन्नदान को सबसे बड़ा दान माना गया है, महादान माना गया है। तो वो है। और ये एक ज़रिया भी है जो आप कह रहे हैं ना, एम्पैथी और करुणा। तो स्टूडेंट्स भी आते हैं, स्कूल्स भी आते हैं। हमने स्कूल्स में भी ग्रेन बैंक सेटअप किया है। तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के करीब 4 ब्रांचेस में उन्होंने ग्रेन बैंक का सेटअप किया है, जहाँ हर बच्चा 1 गिलास अनाज लेकर आता है महीने में 1 बार, और वो सारा चावल आके फिर रसोई में यूज़ होता है। तो थोड़ा थोड़ा सब लोग निकालेंगे और तभी तो ये खाई कम होगी। सो आप अपनी, जैसा कि आपको समझा है, आई डोंट थिंक सो आप बिलीव करते लेगेसी और उसमें पर क्या छोड़ जाना चाहती हैं? कभी सोचा नहीं। मुझे लगता है कि मेरा जो जीवन का अगर कहूँ कि टू बी योर सेल्फ, ऑथेंटिसिटी जो है ना, कि हम कभी भी समाज के प्रेशर्स में कोई काम हमने यू आर गेटिंग इमोशनल। ये तो जनरली मेरा रोल होता है। बट सॉरी। शक्ति, जितना आपको समझा है, आई डोंट थिंक सो यू बिलीव इन लेगेसी एंड ऑल, बट स्टिल आई कांट स्टॉप माई सेल्फ कि आप क्या छोड़ जाना चाहते हैं? वैसे तो कभी सोचा नहीं, बस जब कोई याद करे तो यही सोचे कि हाँ, जो हमने अपना जो बिलीफ सिस्टम था और उसको हमने जिया, और कभी भी किसी भी इस तरीके के प्रेशर में काम नहीं किया कि ये होना चाहिए। तो एक ऑथेंटिसिटी है कि अपनी सच्चाई को जिया, जो अंदर से प्रेरणा मिली उसको किया। मुझे लगता है कि अपने आप में विश्वास ये रखना कि हम अगर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो ईश्वर वो ताकत भी देता है कि आप उसको सच करते हैं। तो अगर आप सपना देखेंगे तो वो सच होगा, अगर आप निरंतर उसके ऊपर चलते रहें। तो मुझे लगता है कि ये चलते रहने की जो वो है कि बस आगे बढ़ो, इतना सोचना नहीं है, आगे एक एक कदम करके आगे बढ़ें। कई बार हम दूर का गोल पोस्ट देखकर और मंजिल को सोच के ना पहले ही घबरा जाते हैं कि कैसे होगा। तो मैं चाहती हूँ कि अगर कोई जना कुछ सीखे या सोचे कि हाँ मेरे जीवन से, तो एक एक कदम करके चलते हैं। हर कदम पे मंजिल है, कोई आखिरी मंजिल नहीं है। राइट। सो अगर आप
दो आपने बहुत अचीव किया, इवन जब आप 16 साल के थे पढ़ाना स्टार्ट किया, पर अगर आज आप 16 साल की शची से मिले तो क्या कहेंगे? वेल डन। आई लव्ड इट। और हमारे बहुत सारे महिला जो हैं वो देख रहे हैं पॉडकास्ट, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि 16 साल की शची को मैं ये भी कहूँगी कि जो सोचा वो किया। ये मैं सबको कई बार मैं ये बात कहती हूँ कि मतलब मैंने जो जो सोचा वो वैसे हुआ। अगर कोई कमी रह गई होगी तो मेरे सोचने में रह गई होगी, जो नहीं हुआ। तो आप जिस चीज़ को, पावर ऑफ थॉट जो है ना, वो बहुत बड़ी शक्ति है। और मैं यही संदेश भी देना चाहूँगी कि सोच में बहुत बड़ी ताकत है। हम दुनिया को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। हमें सिर्फ अपनी सोच ठीक करनी है और अपने पे काम करना है। हमारी सोच ठीक होगी तो आसपास में ऐसी चीज़ें होंगी कि लोग यही कहेंगे कि ये तो नहीं हो सकता था, ये हो गया। तो मेरे जीवन में आज मतलब जो है हाफ सेंचुरी होने वाली है, पर ये क्योंकि तब भी मैं यही मानती थी जब 24 साल की थी। अब तो मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा होता है। अपनी सोच को मजबूत करें और फिर ईश्वर को सौंप दें और अपना काम करें, कर्म करते रहें और आगे बढ़ते रहें। कुछ लोग होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जैसे तो मैं अपनी सिस्टर से भी बात करती तो बहुत मन करता है उनको कि कुछ समाज सेवा करें। तो अगर किसी को आज एक फर्स्ट स्टेप लेना है, क्योंकि नया साल भी है तो बहुत लोगों के रेजोल्यूशन होते हैं कि कुछ अच्छा करेंगे, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो कुछ स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, अपनी परिस्थिति को देखते हुए हर व्यक्ति को जो भी करना है अच्छा जो भी कर सकते हैं। कई बार आपके आसपास जो भी संस्था है आप उसको सहयोग करें। आप अगर मतलब ये ऐसा प्रश्न है ना अर्चिता जी कि ये मुझे लगता है कि हर जने का अच्छा भी थोड़ा अलग है कि अच्छा मतलब क्या। तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो कर लो या जो दूसरे को अच्छा लग रहा है। तो कई बार मैंने ऐसा देखा लोगों को, जो उनको अच्छा लगता है उनको लगता है ये बहुत अच्छा है। ये नहीं है। अगले की ज़रूरत समझ लीजिए, वो अच्छा है। अगर आपको कोई एक जैसे बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं मुझे शिक्षा के लिए कुछ करना है। हम लोग ने जब बच्चों के साथ काम किया हमने कभी ये नहीं कहा कि हम शिक्षा पे काम करते हैं, हम स्वास्थ्य पे काम करते हैं, हम सुरक्षा पे काम करते हैं, हम बच्चे के साथ काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें समाज में ये भी चेतना लानी है कि अच्छा मतलब क्या। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने है, वो भूखा है, तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि मुझे तो हेल्थ में हाँ पढ़ाई के लिए ही करना है। तो जब आप किसी के लिए कुछ करके आपको अच्छा लगता है, मुझे इसको ऐसे कहना चाहूँगी, क्यों अच्छा लगता है? आपको किस बात का ग्रेटिफिकेशन हो रहा है? पर ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं कि उसकी खुशी के लिए। तो कहीं ना ये मुझे लगता है करने से पहले बहुत सोचना नहीं चाहिए। आप शरीर से कर सकते हैं, सबसे अच्छा है। आप शरीर से नहीं कर सकते, तन से नहीं कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं तो धन से करिए। अगर धन से नहीं कर, जो भी कुछ करिए दोनों में से, चाहे तन से करिए चाहे धन से करिए, पर मन से करिए। और आप अपना मन साफ करके कुछ भी करेंगे किसी के लिए तो वो बहुत अच्छा काम है। और उसमें जहाँ आपको अहंकार ना आए, जहाँ आपको एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, तो वो सब काम बहुत अच्छा है
किसी के काम आ जाना जीवन में, उससे बड़ा कोई काम नहीं है। और इस विचार को अपने मन के अंदर चलते रहने देंगे तो ईश्वर आपके जीवन में ऐसी तमाम परिस्थितियां ला देगा कि आप किसी के काम आ ही जाएंगे। क्योंकि सिर्फ वही किसी के काम आ सकता है जो काम आना चाहता है। करेक्ट। आपके पास मैंने बहुत पावर के लोग देखे हैं, बहुत धनवान लोग देखे हैं, जो कभी किसी के काम मजबूरी के समय में नहीं आ पाए, और कोविड ने ये हम सबको सिखा दिया। तो वही व्यक्ति काम कर सकता है जो जिसके मन में ये विचार आ गया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ किसी के लिए। तो उतना समझ जो है शुरुआत आ जाए तो मुझे लगता है कि अच्छा काम वही है जिसमें सामने वाला भी खुश है और उसको आत्मनिर्भर कर रहा है, उसको डिपेंडेंट नहीं कर रहा है, आपको जो है एक मतलब उसको जीवन में आगे की राह दिखा रहा है। तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि विमेन फॉर विमेन के जरिए हम आपके लिए प्रेरक और दिल को छू जाने वाली कहानियां लाते रहेंगे। बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।